चलिए गुड इवनिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस जुडिकाटा स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 11 जस्ट रीड आउट किया था। आपको ये बताया कि 10 से 15 क्लासेस मिनिमम इस पे लगनी ही लगनी है, क्योंकि एक एक असेंशियल को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ताकि कल को आपके पास कोई भी प्रोपोजिशन पूछ ली जाती है ताकि आप उसमें अच्छे से बता पाओ कि रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा। कल की क्लास में हमने पढ़ा नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा ट्रायल का मतलब क्या हुआ, जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है जहां पे एविडेंसेस की बात आती है। कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज नॉट बार्ड, पार्टीज इंस्टीट्यूट कर सकती है। कोर्ट ट्राई नहीं करेगा कौन सी सिचुएशन में, जब ये कंडीशंस जो आगे दी हुई हैं वो फुलफिल हो जाएगी। बार किसके ऊपर लगाया जा रहा है, कोर्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। शेल का मतलब क्या हुआ, मैंडेटरी बार है, कल हमने पढ़ ली ये सारी चीजें। कोर्ट ट्राई नहीं करेगी किसी भी सूट को या फिर किसी भी इशू को in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit। हमने पढ़ा कि जो पुराने वाला सूट, फॉर्मर मतलब जो पहले वाला सूट है, और सब्सिक्वेंट मतलब जो अभी वाला सूट है हमारे पास। जो पुराने सूट में मैटर था वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है अभी वाले सूट में। तो पहला इंग्रेडिएंट तो हमारा यही हो जाएगा कि क्या होता है मैटर इन इशू, या क्या होता है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। जब हम ये पहचान जाएंगे तब हम देख पाएंगे कि दोनों में सेम है या नहीं है। फिर हमने पढ़ा बिटवीन दी सेम पार्टीज, यानी कि वो जो पार्टीज है वो सेम होनी चाहिए। पहले वाले में भी अगर ए और बी पार्टीज थी, दूसरे वाले में भी ए एंड बी पार्टीज होनी चाहिए। डिटेल में पढ़ेंगे कब पार्टी सेम होती है। और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, मतलब या तो वो सेम पार्टीज हो या फिर उनके जिसके थ्रू वो क्लेम कर रहे हैं वो भी काउंट हो जाएंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड हमने पढ़ा अंडर दी सेम टाइटल, लिटिगेटिंग अंडर दी सेम टाइटल, यानी कि टाइटल भी सेम होना चाहिए। अब ये टाइटल क्या होता है कल थोड़ा सा आपको बताया था, बट इन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब की क्लासेस में। फिर हमने पढ़ा कोर्ट इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, यानी कि कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो कोर्ट है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। फिर थर्ड हमने पढ़ा हैज बिन हर्ड, सॉरी लास्ट हमने पढ़ा फिफ्थ हैज बिन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। हमने कुछ असेंशियल्स लिखी थी, उसमें हमने ये लिखा, पहली असेंशियल में लिखा कि हमारे पास 2 सूट्स होने चाहिए, देयर मस्ट बी 2 सूट्स। पहला एक फॉर्मर सूट होगा पुराने वाला जो डिसाइड हो चुका है, अभी वाला जो है वो पेंडिंग चल रहा है। तो दूसरा हमने पढ़ा वो जो सूट है वो बिटवीन सेम पार्टीज होनी चाहिए, वो पार्टीज पहले वाले में और अभी वाले में क्या है वो सेम होनी चाहिए। उन पार्टीज का जो टाइटल है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बिटवीन सेम पार्टीज सेम टाइटल, दोनों सूट की बात हो रही है। सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए। जो पुराने वाला सूट था उसमें जो मैटर इन इशू था डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, वही मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू सेकंड वाले में होना चाहिए। यानी कि जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली दोनों में सेम होना चाहिए। फिर हमने फिफ्थ एसेंशियल पढ़ा इसका कल ही की क्लास में, कि कोर्ट जो है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है पुराने वाला और जो अभी कोर्ट डिसाइड कर रही है उसकी कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है, डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमने पढ़ा कि मैटर जो है वो क्या हो गया, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया। अब ये जो 6 एसेंशियल्स हमने यहाँ पे लिख दिए, इसी को डिटेल में करते हुए हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ये टिप्स पे हो जाएगी आपको, क्योंकि हम इतनी बार इसको पढ़ लेंगे। जब एक पॉइंट को उठा के डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है वो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने ऑर्डर टू रूल 2 पढ़ा, उसमें क्लेम क्या होता है, रिलीफ क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, वो सब टिप्स पे हमें। तो ऐसे ही ये भी सारे 6 के 6 पॉइंट्स हमें टिप्स पे हो जाएंगे जब हम उसको एक एक को उठा के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, कल मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाया, एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको नहीं रीड करवाई, अभी आ भी नहीं रहे हम एक्सप्लेनेशन पे। हम सिर्फ ये 6 असेंशियल्स, आज हमें सारी नहीं हो पाएगी, एक ही हो पाएगी, ठीक है। एक एक भी आज पूरी नहीं हो पाएगी, कल की क्लास भी उसके ऊपर ही जाएगी। तो हमें पहले क्या करना है, इन 6 एसेंशियल्स को डिस्कस करना है। एसेंशियल्स के साथ साथ मैंने आपको याद कीजिए कल की क्लास में लिखवा दिया था कौन सी एक्सप्लेनेशन कौन सी एसेंशियल से डील कर रही है।
तो वो एक्सप्लेनेशन हम साथ में ही पढ़ लेंगे उसके, यानी कि वो ऑटोमेटिकली हमारा कवर हो जाएगा सारा पार्ट। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज को वहां पे लिख रहे हैं नोट्स में। जो कल हमने समझा ना, कुछ चीजें तो हमने लिख ली थी कल की क्लास में। मीनिंग लिखा था रेसिड्यू डिकाटा का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लिखा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट्स नहीं होना चाहिए। मैग्जिम्स हमने लिखी इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट मैग्जिम, सभी की सभी टिप्स पे याद रखनी है। एक वो लालचंद वाला केस लिखा था, लैंडमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हम अब क्या कर रहे हैं, अब बेयर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि बेयर में जो ये टर्म्स यूज की हुई है इनके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और ट्रस्ट मी, अगर ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना, जितनी भी एसेंशियल है, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए प्रोपोजिशन में, आप सारे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग बनाना, साथ के साथ मैं लिखवा भी रहा हूँ और साथ के साथ मैं आपको समझा भी रहा हूँ। बेयर एक्ट अपना ओपन रखना अपने साथ, ऐसे हेडिंग बना लेना, बेयर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11, हेडिंग कर लेना, बेयर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11। यानी कि बेयर एक्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टर्म बाय टर्म। फर्स्ट, नो कोर्ट शेल। बेयर एक्ट में सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है, यही लिखा हुआ है। अगर अभी आपके पास बेयर एक्ट ओपन किया हुआ है ना, स्टार्टिंग ही कैसे हो रहा है, अभी आपको पढ़ाया भी, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू, यही तो लिखा हुआ है पहली लाइन में। तो जो नो कोर्ट शेल लिखा हुआ है उसका मीनिंग हम लिख रहे हैं, इसमें लिखिए। वैसे तो आपको पता है नो कोर्ट मीन्स बार इज ऑन दी कोर्ट, और शेल मतलब दिस बार इज मैंडेटरी बार, इसमें लिखिए। मीन्स इट इज रिस्ट्रिक्टिव, प्रोहिबिटरी, it is restrictive, prohibitory provision. The word no is defining a prohibition, prohibition या prohibitive provision, कि ये जो provision है वो prohibit कर रही है। no का means है it is prohibiting, it has a negative language, it has a negative language because, ब्रैकेट्स में लिख लेना, it starts with नो। नो से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि वो नेगेटिव लैंग्वेज में आपको सेक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट पैरा में लिखना, नो इज क्रिएटिंग अ बार ऑन दी कोर्ट। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लिखा ना कि नो इज क्रिएटिंग बार ऑन दी कोर्ट, तो ये आपको टिप्स पे याद रखना है। सेक्शन 11 में बार लगाया जा रहा है कोर्ट के ऊपर, पार्टीज आर नॉट बार्ड। कोर्ट ने देखना है, अगर पार्टी ने, यहाँ पे देखो प्ली कौन लेगा, कल की क्लास में आपको बताया डिफेंडेंट लेगा। डिफेंडेंट ने रेस जुडिकाटा की प्ली लिया, और उसको सिर्फ प्ली लेना ही नहीं है, उसको प्रूव भी करना है। वो प्रूव कैसे करेगा, ये जो असेंशियल्स ऑफ रेस जुडिकाटा भी 6 की 6 हमने लिखी, जैसे ही डिफेंडेंट वो चीज़ें प्रूव कर देगा, कोर्ट इम्प्लाइडली वहां पे बार हो जाएगा। अब कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। अगर कोर्ट फिर भी डिसाइड करता है और डिक्री पास करता है, दैट डिक्री विल बी वॉइड। बट पार्टीज को प्ली लेनी पड़ेगी, कोर्ट सुओ मोटो यहाँ पे नहीं कर सकता कुछ भी। और पार्टीज ने अगर प्ली नहीं लिया, अपना राइट वेव ऑफ कर दिया, तो हमने मैक्सिम पढ़ी हुई है, नो वन शुड बी स्लीपिंग ओवर हिज ओन राइट। लॉ जो है विजिलेंट की हेल्प करेगा, जो सो रहे हैं उनकी तो नहीं करेगा। तो फिर उस सिचुएशन में कोर्ट ने अगर डिक्री पास कर दिया, सेकंड सूट में भी, पहले में तो किया ही किया, सेम चीज के ऊपर सेकंड सूट आया, कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया, दैट सेकंड वन विल बी बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज। ठीक है, वो लिखवा दिया मैंने कल आपको सारी चीज। फिर इसमें लिखिए, हमने नो का मीनिंग पढ़ लिया। द वर्ड शेल
द वर्ड, ये भी हमने नो पढ़ा, अभी हम कह रहे हैं शेल। द वर्ड शेल का मीनिंग क्या हुआ? मैंडेटरी, मीन्स मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी, बट इट इज ओनली ऑब्लिगेशन अपॉन द कोर्ट। It is only obligation upon the court when the bar of res judicata is proved. That is 6 essentials. कल 6 ही लिखी है ना हमने इन टोटल। कंडीशंस या एसेंशियल्स हेडिंग बनाया था। हम ये लिख रहे हैं कि शेल का मतलब है मैंडेटरी, ये ऑब्लिगेशन है जो बार कर रहा है। बट बार किसको कर रहा है? ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर है। और वो कब होगा? व्हेन दी बार ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रूव्ड। बार ऑफ रेस जुडिकाटा प्रूव का मतलब है जब वो 6 एसेंशियल्स प्रूव कर दिया तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगी। कोर्ट इज नो मोर कॉम्पिटेंट टू डील विद दिस मैटर। ठीक है, इसमें लिखिए नोट, कोर्ट कैन नॉट suo moto apply the bar of res judicata. Plea of res judicata must be raised by the party, बाय दी पार्टी ब्रैकेट्स में लिख लेना डिफेंडेंट। प्लेंटिफ तो लाएगा नहीं ना, वो तो खुद ही सूट लेके आ रहा है। रिकॉर्ड में नहीं आएगा कहीं पे भी। कोर्ट को वैसे तो देखो खुद को पता ही नहीं चलेगा। कोर्ट को नंबर ऑफ लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट के सामने। और पहले वाला मैटर किस कोर्ट ने, जरूरी थोड़ा ना आप ही के पास है, वो किसी और कोर्ट में था सेम इशू के ऊपर। तो जब वो पहले किसी और में था तो हमें क्या पता कहाँ पे क्या डिसाइड हो रहा है, वो तो पार्टीज ही बताएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, सेकंड लिखना है इसमें। ये फर्स्ट पॉइंट था ना हमारे पास, ये हमने फर्स्ट लिखा नो कोर्ट शेल, इसका मीनिंग लिखा। उसके आगे क्या लिखा हुआ है इसमें लिखना, देखो लिखा हुआ है नो कोर्ट शेल ट्राई, ट्राई लिखा हुआ है ना, तो इसमें लिखिए सेकंड बार ऑन ट्रायल। जो बार है इट इज ऑन ट्रायल, लिखा हुआ है बार इज ऑन ट्रायल, इसमें लिख लेना ट्राई। जो वर्ड ट्राई है उसको उसको मीनिंग हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मीन्स इफ रेस जुडिकाटा is proved, then bar is on trial, bar is on trial of subsequent suit oblique issue। सब्सिक्वेंट वाले के ऊपर बार है क्योंकि पहले वाला तो डिसाइड हो चुका है। यहाँ पे रेस जुडिकाटा में क्या है, 2 सूट होते हैं ना, हमने लिखा एक फॉर्मर एक सब्सिक्वेंट। फॉर्मर वाला डिसाइड हो चुका है, उसमें जजमेंट आ चुकी है। तो सेकंड वाला जो सब्सिक्वेंट वाला सूट है उसके ऊपर बार लगाया जा रहा है, उसकी किसकी चीज के ऊपर? ट्रायल के ऊपर। ठीक है, इसमें लिखना दिस बार ऑफ, दिस बार ऑफ रेस जुडिकाटा इज ऑन ट्रायल एंड नॉट ऑन द, नॉट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। अंडरलाइन कर लेना, साइड पे लिख भी लेना, फॉर प्रीलिम्स आ रखा है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ये कि बार किसके ऊपर होता है? ट्रायल के ऊपर होता है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर होता है। एक दो ऑप्शन आपको और दे देगा। बार सिर्फ किसके ऊपर है? ट्रायल के ऊपर, क्योंकि कोर्ट जो है केस को ट्राई करता है।
फर्दर लिखिए, विच मीन्स बार इज ऑन दी कोट एंड नॉट ऑन दी पार्टीज। यानी कि पार्टीज तो सूट ला सकते हैं, इंस्टीट्यूशन पे कोई बार नहीं है, बट कोर्ट के ऊपर बार है कि कोर्ट उसको ट्राई नहीं कर सकता है। ब्रैकेट्स में लिखना, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 13 एंड 14। मतलब इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, 11 और 13 का जो डिफरेंस है यही तो मेजर डिफरेंस है। वहां पे पार्टी को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप एविडेंस नहीं ला सकते, क्योंकि जो फॉरेन कोर्ट ने ट्राई कर दिया, इशू डिसाइड कर दिया, हम उसको कंक्लूसिव मान के चल रहे हैं। हाँ? नहीं 11 नहीं, 11 तो है ही है ना, ये लिखे रहे 13 एंड मत लिखो, ऑब्लिक लिख दो। 13/14 में फॉरेन जजमेंट की बात की हुई है ना उसने। इस सेक्शन का और उसका मतलब जो मेजर डिफरेंस है, मैंने वहां पे भी आपको लिखवाई होगी ये चीज, यही डिफरेंस है। सेक्शन 13 में हमें फॉरेन जजमेंट दिया हुआ है ना, फॉरेन जजमेंट में क्या होता है, फॉरेन कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, सपोज यूएस की कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दिया, अब पार्टी सेम चीज को लेके इंडिया की कोर्ट में उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब जो चीज यूएस की कोर्ट में डिसाइड हो चुकी है वो कंक्लूसिव मान ली जाएगी, इंडिया वाली कोर्ट को दोबारा से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। और पार्टीज के ऊपर बार लगाया जा रहा है कि आप उस चीज के लिए दोबारा से एविडेंस नहीं ला सकते हो। हमने एज इट इज मान लिया कि वो हमने ही प्रनाउंस किया है, हमने ही वो चीज एस्टैब्लिश की है, हमने ही उसके ऊपर जजमेंट पास किया है। तो इंडियन कोर्ट कंक्लूसिव मान के चल रही है उस चीज को जो फॉरेन कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया। पार्टीज को रोक दिया कि आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, आप एविडेंस नहीं दे सकते। तो कोर्ट के ऊपर तो कोई बार नहीं है, पार्टीज के ऊपर बार है, ताकि रीलिटिगेशन ना हो एक ही चीज की। 13 में तो यही है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टीज को नहीं रोका जा रहा, पार्टीज सूट ला सकती हैं। यहाँ पे रोका जा रहा है कि अगर एक बारी कोई पार्टी जो है वो प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा ले रही है और उसको प्रूव कर दिया उसने, देन कोर्ट के ऊपर बार है कि कोर्ट ही उसको ट्राई नहीं कर सकता है। कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जिसको हम कहेंगे सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, वही उससे छीन लिया गया। और हमने, अगर आपको याद हो, शायद किसी टॉपिक में ये चीज पढ़ी है जुरिस्डिक्शन की। 3 तरह की जुरिस्डिक्शन होती है ना, सब्जेक्ट मैटर वाली होती है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के कारण से अगर वो नहीं है और मैं उसको डिसाइड कर रहा हूँ तो मैटर क्या हो जाता है, डिक्री क्या होती है, वॉइड होती है। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस चीज़ में डील करने की, तो वॉइड ही होनी है डिक्री उसकी। कोर्ट ने, आप जब बारी स्टैच्यूट ने आपके ऊपर लगा दिया, लेजिस्लेचर ने बार लगा दिया है कि नो कोर्ट शेल ट्राई, तो आप कैसे ट्राई कर सकते हो? तो आपके पास वो सब्जेक्ट मैटर को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, देयरफॉर अगर आप फिर भी ट्राई करते हो तो डिक्री विल बी वॉइड। ठीक है, आगे लिखिए। थर्ड पॉइंट, सूट और इशू। सूट और इशू अपना बेयर में आप देखो ना, स्टार्टिंग हो रही है नो कोर्ट शेल ट्राई। हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया नो कोर्ट शेल का मीनिंग। फिर ट्राई लिखा हुआ है, हमने बोला कि बार इज ऑन दी ट्रायल, सेकंड ट्राई को हमने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड लिखा हुआ है एनी इशू और सूट, तो अब हम सूट और इशू को ही बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, इसमें लिखिए। और ये प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं इसको, असेंशियल्स पे तो आए नहीं अभी हम। असेंशियल्स तो होंगी जब 2 सूट्स हैं हमारे पास, वहां से शुरू होंगे ना। ये तो बिल्कुल प्रिलिमिनरी, उससे पहले हम कर रहे हैं। ठीक है, सूट और इशू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, लिख लेना यहाँ पे। इसमें लिखना रेस जुडिकाटा applies not only on the suit but also on the issues, not only on the suits but also on the issues। देखो, एक सूट में इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। हम ये जब आगे आगे पढ़ लेंगे ना धीरे धीरे चीजें, ये आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया, 2 या उससे ज्यादा पार्टीज होती है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, वकील से मिलेंगे, वकील साहब बोलेंगे सूट फाइल करना पड़ेगा, सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है।
कोर्ट क्या करेगी, सम्मन इशू करेगी, डिफेंडेंट आएगा, WS फाइल करेगा डिफेंडेंट। अब दोनों की प्लीडिंग्स के बेसिस पे कोर्ट इश्यूज फ्रेम कर रही है। इश्यूज क्या होती हैं, आपको थोड़ा बहुत समझाया हुआ है। दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है, दोनों के बीच में जो असर्शन जो है वो एक के अपोजिट जा रही है, यानी कि एक ने असर्ट किया, दूसरे ने उसको डिनाई किया, दिस इज इशू। प्लेंटिफ कहता है कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसकी ब्रीच कर दिया। डिफेंडेंट कहता है कि यस मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों क्या दे, इन दोनों के बीच में एक सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट एन इशू। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ ने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, डिफेंडेंट भी तो यही कह रहा है हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट ने ब्रीच कर दिया, डिफेंडेंट कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया था बट मैंने ब्रीच नहीं किया। नाउ दिस इज इशू बिटवीन दी पार्टीज, यानी कि इशू क्या है, वेदर देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट, क्योंकि प्लेंटिफ कह रहा है ब्रीच हुई है, डिफेंडेंट कह रहा है नहीं हुई है। ऐसे जिसमें कंट्रोवर्सी होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी दोनों की बातें। तो पूरी प्लीडिंग्स में, प्लेंट में और डब्ल्यूएस में उसको रिप्लाई तो किया ना डिफेंडेंट ने, जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें होंगी वो सारे बन जाएंगे इश्यूज। अब जितने भी एक एक केस में 20 इशू भी बन सकते हैं, जनरली 7-8 इश्यूज बन जाया करते हैं। तो पुराने केस में अगर आपने पूरे सूट की बात ना की जाए, कुछ इशू भी अगर पुराने वाले में डिसाइड हो गए हैं, वो सेम इशू इस वाले सूट में भी बन गए हैं, तो ये इश्यूज के ऊपर भी रेस जुडिकाटा लग रहा है। आप उन इशू को ट्राई नहीं कर सकते हो, बाकी इश्यूज को कर लीजिए जो सेम नहीं है, बट जो पुराने में सेम थे उसको अब नहीं कर सकते। कंफ्यूजन देखो कहाँ होती है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है रेस जुडिकाटा जो बार क्रिएट कर रहा है वो किसके ऊपर है, इश्यूज के ऊपर है, सूट के ऊपर है, बोथ के ऊपर है, नन ऑफ दी अबव। हमें याद यही रहता है क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ा होता ना, हमें यही याद रहता है कि ये तो सूट को तो बार कर रहा था, इश्यूज तो हम ध्यान ही नहीं दिया उस समय पढ़ते हुए भी। बट आपने अब ध्यान दे लेना है, सिर्फ इशू पे नहीं है, वो सूट के ऊपर भी बार होता है। और ये इंग्लिश में भी, आपको इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन आती है ना, मैं बताता रहता हूँ जहां जहाँ पे आता है, आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि रेस जुडिकाटा अप्लाइज नॉट ओनली ऑन द सूट, ऑल्सो ऑन द इश्यूज। मतलब बट नहीं लिखा होगा उसने एग्जाम में, और ये 2.5 नंबर का आपके पास हरियाणा जुडिशरी में या पंजाब जुडिशरी में इंग्लिश के पेपर में आ जाएगा, सेंटेंस करेक्शन जिसको हम कहते हैं। याद रख लेना, रूल्स जब आप इंग्लिश के पढ़ोगे, नॉट ओनली इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। खाली ऑल्सो नहीं होगा, एग्जाम में दिया होगा बट आपको फिर उसमें बट ऐड करना है, इतने से ही 2.5 नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश में जो रूल्स है ना वो जरूर पढ़ लेना, आपको जो बुकलेट मिली है उसमें दिए हुए हैं सारे रूल्स, अगर वो पढ़ जाओगे तो सेंटेंस में पूरे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। हम हेडिंग बना रहे हैं देयरफॉर व्हाट, इन तीनों को क्रक्स लिख रहे हैं एक तरह से, व्हाट रेस जुडिकाटा सेज। ये रेस जुडिकाटा बार बार बोल तो रही, कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ वो हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखना, सपोज फर्स्ट सूट है, ए ने फाइल किया किसके ऊपर, बी के ऊपर, और ये सूट जो है मान लेते हैं ट्राइड एंड ऐसे लिखना, ट्राइड, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। पहले वाला सूट पूरी तरह से ट्रायल भी हो चुका है और उसको डिसाइड भी कर दिया, इट मीन्स की जजमेंट आ चुकी है उसके ऊपर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड सूट। सेकंड सूट सेकंड सूट ए वर्सेस बी भी हो सकता है, और बी वर्सेस ए भी हो सकता है। एक ही बात है, पार्टीज तो सेम ही है ना, सेम पार्टीज होनी चाहिए। ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज आर परमिटेड, वो सेम भी, पहले वाला ए वर्सेस बी था, दूसरे वाला ए वर्सेस बी भी हो सकता है दोबारा से, दूसरे वाला बी वर्सेस ए भी हो सकता है, एक ही बात है। रेस जुडिकाटा दोनों पे लगे। इसमें लिखना, पार्टी मस्ट रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा। पार्टी के ब्रैकेट्स में लिखना हो तो लिख लेना डिफेंडेंट, जनरली डिफेंडेंट लाता है इसकी प्ली, ठीक है। पार्टी मस्ट रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा, कोर्ट विल नॉट
try any subsequent court will not try any subsequent suit oblique issue if following conditions are fulfilled। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाती है, सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि पार्टीज रेज करेंगी, पार्टीज रेज करेगी, प्ली और कोर्ट बार हो जाएगा, ट्राई नहीं करेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट लिखना सेम पार्टीज, सेकंड सेम टाइटल, शॉर्ट में लिख रहे हैं अब उसी चीज को जो कल हमने 6 लिखी थी। ठीक है, सेम पार्टीज, सेम टाइटल, सेम मैटर इन इशू, ब्रैकेट्स में लिख लेना डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। थर्ड लिख लेना, फोर्थ लिख लेना, फॉर्मर कोर्ट शुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई subsequent suit। subsequent suit एंड लास्ट लिख देना फिफ्थ, heard एंड फाइनली डिसाइडेड। अगर ये देखो पार्टी प्ली लेके आ रही है, पार्टी कौन? डिफेंडेंट जनरली, और वो प्ली को उसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए अगर ये कंडीशंस को वो फुलफिल कर देता है तो ये क्या हो जाएगा? बार ऑफ रेस जुडिकाटा लग जाएगा। और बार किसके ऊपर लगेगा? ये जो सेकंड वाला सूट है इसके ऊपर रेस जुडिकाटा लगेगा। फर्स्ट वाला तो डिसाइड हो ही चुका है ना हमारे पास। सेकंड सूट जो सब्सिक्वेंट सूट है उसका ट्रायल अब वो नहीं कर सकता। हमने कल 6 एसेंशियल्स लिखी थी, यहाँ पे तो 5 ही रह गई हमारे पास। ये जो अभी लिखी है ये तो 5 ही रह गई, 6 क्यों नहीं हो रही? पहली वाली एसेंशियल क्या थी? 2 सूट होने चाहिए, वो हमने ऊपर बना दिए ना 2 सूट, फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए अलग से नहीं लिखा उसको। 2 सूट तो है ही हैं, एक सूट में तो रेस जुडिकाटा नहीं होगा ना। नहीं करेंगे उसमें, डिटेल में जाने दो तब देखेंगे। ट्रांसपोजिशन जब होता है अलाउड है, परमिटेड है, पार्टी सेम ही रहेगी। ठीक है, कैसे कह रहे हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन। अभी के लिए हमने पूरे उसको मैटर को क्या समझा, अभी तक हमें क्या समझ में आया? नो कोर्ट शेल ट्राई एनी इशू और सूट, यानी कि बार जो है वो कोर्ट के ऊपर है। शेल का मतलब ये मैंडेटरी बार है, बट कोर्ट खुद से रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा, पार्टी को प्ली लेनी पड़ेगी। जनरली डिफेंडेंट प्ली लेता होता है रेस जुडिकाटा की, सिर्फ प्ली नहीं लेनी पड़ेगी उसको। जब ये सेकंड सूट आया ना तो इस सेकंड सूट में प्ली लेगा डिफेंडेंट की रेस जुडिकाटा से ये बार्ड है, और प्ली के साथ ये एसेंशियल्स प्रूव करेगा। अगर उसने ये प्रूव कर दिया तो रेस जुडिकाटा से जो ये सेकंड वाला सूट है वो बार हो जाएगा, यानी कि कोर्ट के ऊपर बार लगाया जा रहा है। अब कोर्ट इस सेकंड सूट का ट्रायल कर ही नहीं सकती है। क्लियर हो गया आपको कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा? ठीक है, आगे लिखिए। नोट, द बार of section 11 is on a subject matter। बार किसके ऊपर है? सब्जेक्ट मैटर के ऊपर है। इन कॉम्पिटेंसी ऑफ द दैट कोर्ट, दी प्रोही फुल स्टॉप करके लिखना, दी प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 11 CPC relates to the incompetency of the subsequent court, incompetency of the subsequent court to try that suit और इशू। फर्स्ट सूट वाले कोर्ट को हम फॉर्मर कोर्ट कह रहे हैं इसमें, और सेकंड वाले को क्या कह रहे हैं? सब्सिक्वेंट। Thus it can be
it can be said that if conditions of section 11 are fulfilled, conditions of section 11 are fulfilled, then it becomes a matter of subject matter, subject matter in competency of, इकट्ठा है ये, in competency of subsequent court with respect to that particular suit or issue. क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंसी कौन सी है, सब्जेक्ट मैटर पे ही इनकॉम्पिटेंट हो रही है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कोर्ट के पास, इसलिए अगर डिक्री पास करता है तो वो क्या होने वाली है, वॉइड होने वाली है। अगर आपने पहले वो किया हुआ है, सेक्शन 21 मैंने आपको रेफर करवाया था डिक्री करवाते हुए, तब आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। इसमें लिखिए दस इन अ जनरल सेंस, in a general sense it can be said that, it can be said that it is, it is a case of inherent lack of competency, inherent lack of competency of the subsequent court, of the subsequent court to try that suit oblique issue। देखो जब लॉ को हम पढ़ते हैं ना, हम तो बहुत फास्ट फास्ट पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको लिखवाई है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है, आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तब आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इनहेरेंट लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी या इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। जहां पे भी आपसे वो पूछ लेगा ना इनहेरेंट लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी या ज्यूरिसडिक्शन, कौन सी ज्यूरिसडिक्शन का लैक होता है, सब्जेक्ट मैटर का, पिक्यूनरी का, या फिर टेरिटोरियल का, तो वो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन जब लैक होती है उसको कहते हैं इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। और ये पेपर में पूछा जा चुका है, भले ही छोटा सा पॉइंट है। इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जब लिखा है तो इट मीन सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, इनहेरेंट लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी लिख दिया तो इट मीन सब्जेक्ट मैटर की कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। ठीक है, टिप्स पे याद रख लेना फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, बेशक अलग से ना ऐसी चीजें लिख लिया करो, साइड में बॉक्स में लिख दिया फॉर प्रीलिम्स, इन क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहने वाली हैं आपको साल के बाद, बट ये पेपर में पूछी जा चुकी है इसलिए मैं आपको इसको हाईलाइट करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और हाईलाइट करने से ये बेनिफिट हो जाता है कि दोबारा जब पूछ ली जाएगी आपकी बारी में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो अगर नहीं बताया होता तो ये यहीं रह जाती माइंड में, उस एंगल से हम सोच भी ना पाते उस चीज को। इसमें लिखिए therefore if despite, if despite the bar of res judicata, the subsequent court decides that suit oblique issue, then the decree will be, क्या हो जाएगी, void ab initio। ब्रैकेट्स में लिख लेना void पर से, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट कर लेना प्रीलिम्स के लिए दोनों ही चीजें ये। therefore under section 11
फाइलिंग, ये बातें याद रखना, फाइलिंग या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, फाइलिंग और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज नॉट बार्ड, बट व्हाट इज बार्ड, बट ओनली ट्रायल इज बार्ड, बट ओनली ट्रायल इज बार्ड। ये ट्रायल होता क्या है, वैसे लिख लेना, व्हाट इज ट्रायल ऑब्लिक ट्राई इन सिविल सूट्स। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, याद भी रहेगा ये, बट फिर भी आप लिख लीजिए, कल को प्रॉब्लम ना हो। दैट इज आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज, जब केस में इश्यूज सेटल हो जाते हैं ना, उसके बाद व्हेन एविडेंसेस आर रिकॉर्डेड, इट इज कॉल्ड ट्रायल। जब एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको ट्रायल कहते हैं। क्रिमिनल में भी ऐसे ही होता है, जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है उस वहां से ट्रायल स्टार्ट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखिए कुछ, है तो बिल्कुल बेसिक, क्योंकि अब आपको ये ना समझ आ गई है चीज़, तब आपको ये एग्जाम्पल बेसिक लगेंगे। अदरवाइज इतने भी बेसिक एग्जाम्पल नहीं है। आपको तो 10 बारी मैंने एक ही चीज़ रिपीट कर दिया ना, बार इज ऑन ट्रायल, बार इज ऑन ट्रायल, तो आपको तो वो चीज़ें याद हो गई हैं। बट अगर हमने इस पर फोकस ना किया होता तो यही चीज़ें मुश्किल हो जाती। दो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ आपको मिक्स करके। फर्स्ट लिखना एग्जाम्पल 1, सपोज ए फाइल्स सूट ऑन बी, कौन सी डेट को, डेट ऑफ फाइलिंग लिख लेना, 1 January 24, 24। बी ने फाइल किया सूट, 25 कर लो, 25। बी ने सूट फाइल किया, ये सूट 1 था फर्स्ट वाला, बी ने सूट फाइल किया ए के ऊपर, दिस इज सूट सेकेंड है, देयर मस्ट बी 2 सूट्स, तो दो तो हैं हमारे पास, बट इसकी डेट ऑफ फाइलिंग जो थी 1 January, सेम हो जाएगी फिर तो 1 March कर लो, 1 March 25। ठीक है, 1 March 25। अब इसमें बताइए आप, हु विल रेज प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा, कौन रेज करेगा, ए रेज करेगा। ए कैसे कह पा रहे हैं हम, ए क्योंकि सेकंड सब्सिक्वेंट सूट में देखना है ना डिफेंडेंट कौन है, पहले वाला तो डिसाइड हो चुका है, मान के चल रहे हैं। ए इसमें लिखना, ए विल रेज प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इन सब्सिक्वेंट सूट। थोड़ी सी डेट चेंज करवा रहा हूँ, डेट्स इसलिए क्योंकि ऐसे लग रहा है ना अभी 25 में तो फाइल हुआ, तो इतनी जल्दी डिसाइड कैसे हो गया ये सूट, है ना। तो 15 कर लो इसको 25 की जगह, मतलब जो ये ऊपर लिखा है ना ये 15 कर लेना। फर्स्ट वाला सूट 2015 में फाइल हुआ, सेकंड सूट जो है वो 2025 में फाइल हुआ। डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, अगर 15 में फाइल हुआ तो हम मान के चल रहे हैं ना ये डिसाइड हो गया, जब 25 लिख रहे हैं वो फिजिबल सी नहीं लग रही हैं चीज़ें, इसलिए डेट चेंज करवाई है। ठीक है, अब ए यहाँ पे प्ली रेस करेगा, आगे लिखिए। एग्जाम्पल सेकंड, दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में भी लिखवा रहा हूँ मैं आपको इसके बाद। एग्जाम्पल सेकंड, फर्स्ट सूट फाइल किया ए ने बी के ऊपर, ये लिखना सूट 1 January 20, नहीं इसको भी 15 ही करो फिर, 2015, ये क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग।
मान के चलिए कि ये वाला जो है डिसाइड हो चुका है सूट 1 जनवरी 2020 में, डेट ऑफ डिसीजन। ऊपर वाले में भी डाल देना भले, ये डेट ऑफ डिसीजन ना, 1 जनवरी 2020 डेट ऑफ डिसीजन। देखो पुराना जो दूसरा सूट है ना वो डिसाइडेड होना चाहिए, तभी रेस जुडिकाटा आता है। दोनों सूट पेंडिंग है तब तक रेस जुडिकाटा नहीं आएगा, वो रेस सब जुडाइस बाद में पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट। एक सूट जो है डिसाइडेड होना चाहिए और दूसरा जो सूट है वो क्या होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए। इसमें लिखिए सेकंड सूट का लिखिए। इसके बाद बी ने फाइल किया ए के ऊपर, डेट ऑफ फाइलिंग इज 1 जनवरी 2018, डेट ऑफ फाइलिंग। बट डेट ऑफ डिसीजन लिखना है इसका 1 जनवरी 20, नहीं इसको पेंडिंग लिखो, ये डिसाइड नहीं हुआ ना, दिस इज स्टिल पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग। अब इसमें लिखना है इसके साथ इसमें लिखिए नाउ कौन रेज करेगा, ए कैन रेज प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा सिंस इन 2020 सूट 1 is finally decided, suit 1 is finally decided। बट एक चीज यहाँ पे देखिए, ये जो प्ली आएगी ना वेरी इंपॉर्टेंट, प्ली कैसे आएगी, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन his WS or by filing an application under section 11 of CPC। देखो पहले वाले केस में और अभी वाले में डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट वाला केस है ना मेरे पास, एक बारी पहले समझ लो बाद में लिखना, ये डिसाइड कब हुआ 2020 में, दूसरा केस वो कब लेके आ रहा है 25 में। तो जब दूसरा केस लेके आया वो ऑलरेडी क्या था, डिसाइडेड था। तो जब ए अपना WS फाइल करेगा वो साथ के साथ ही प्ली ला सकता है उस WS में। जैसे ही ए WS फाइल करेगा साथ के साथ प्ली लाएगा कि ये तो पहले डिसाइड हो चुका है। बट जो हमने सेकंड वाला एग्जांपल लिखा, सेकंड वाले एग्जांपल में देखो क्या है, फर्स्ट वाला केस 2015 में फाइल किया, डिसाइड हो रहा है ये 2020 में, बट इन बिटवीन कहीं पे 2018 आ गया था जब हमने दूसरा केस भी फाइल कर दिया। अब जो दूसरा केस है ठीक है, सेक्शन 10 की रेमेडी थी, उस पर स्टे लगवाई जा सकती थी, बट अगर नहीं लगवाई या मान लो लगवा भी दिया बाद में तो रिज्यूम हो रही है वो चीज़ें। तो अब ये 2018 में फाइल किया हुआ है और ये डिसाइड हो रहा है 2020 में, अभी 2020 में भी ये पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग। तो WS उससे पहले फाइल हो चुके हैं, तो WS में तो रेस जुडिकाटा की प्ली उसने नहीं लिया, तो उसको रेस जुडिकाटा की प्ली कैसे लेनी पड़ेगी, या तो अब WS में एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाएगा, WS में अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाएगा ऑर्डर 6 रूल 17, या फिर वो क्या करेगा सेक्शन 11 की अलग से एप्लीकेशन लेके आएगा कोर्ट में कि ये सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। क्यों, क्योंकि 2020 में सूट डिसाइड हो चुका है और उसमें उसको सारी चीज़ें फिर प्रूव करनी पड़ेगी। आपको बताई थी स्टार्टिंग की क्लासेस में ये चीज़, जब किसी सूट में सूट मेरिट्स पे चलना है, कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगी तो पहले एप्लीकेशन डिसाइड होगी, सूट को साइड कर दिया जाएगा। दिस इज द रीज़न कि वो सूट में टाइम लगता होता है, पेंडिंग चलते होते हैं पहले वाले इलस्ट्रेशन में। और इसमें सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि वहां पे जब उसने सूट फाइल किया तो फॉर्मर वाला सूट ऑलरेडी डिसाइडेड था, तो वो WS में स्ट्रेट अवे अपनी प्ली ले सकता था रेस जुडिकाटा की डिफेंडेंट। दूसरे वाले में क्या हुआ, जब डिफेंडेंट इसने सूट दूसरा फाइल किया सेकेंड सूट,
तो उस सिचुएशन में ये वाला डिसाइडेड नहीं था अभी, वो लेटर ऑन जाके डिसाइड हो रहा है। तो जैसे ही फॉर्मर सूट जो डिसाइड हो रहा है, पहले वाला सूट डिसाइड हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो प्ली लेगा अपनी रेस जुडिकाटा की। बट यहाँ पे डब्ल्यू एस तो ऑलरेडी फाइल कर चुका है, तो या तो डब्ल्यू एस में अमेंडमेंट करवाएगा या फिर अलग से एप्लीकेशन मूव करेगा। इसमें लिख देना सूट 2। ठीक है, ये है सूट सेकंड। देयरफॉर इसमें लिखना, देयरफॉर ए विल फाइल एन एप्लीकेशन एज amendment of pleadings raising preliminary questions, raising preliminary questions, that is suit is barred by res judicata because other suit was heard and finally decided on 1st January 2020। इसमें लिखना, इन दी फर्स्ट एग्जाम्पल, जो पहले वाला था ना, फर्स्ट सिचुएशन या एग्जाम्पल, ए विल रेज हिज प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा in its WS itself, in its WS itself, because when second suit was instituted, first one was already heard and finally decided, heard and finally decided। किसी का डाउट है कि सर कल शायद आपने कल ये बताया था कि अगर दोनों कोर्ट ने डिसाइड कर दिए तो लेटर फॉलो करेंगे बाद वाला, यानी कि, और अभी हमने लिखा कि क्या लिखा कि सूट अगर डिसाइड हो गया तो डिक्री वॉइड होगी। अरे वो मैंने क्या बताया आपको, दोनों में डिफरेंस समझो ना। अब मैंने आपको ये बताया है, किसी का डाउट है कि कल मैंने ये चीज़ आपको बताई है, मैं कल वाला ही रिपीट कर देता हूँ क्या बताया मैंने। ये बताया आपको कि अगर दूसरी पार्टी ने प्ली लिया रेस जुडिकाटा की और उसने उस प्ली को प्रूव कर दिया, वो जो एसेंशियल्स है वो प्रूव कर दिया, अब कोर्ट की कॉम्पिटेंसी नहीं रही ना, सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी खत्म हो गई, लैक ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब कॉम्पिटेंसी नहीं है और वो फिर भी डिसाइड कर रहा है, तब तो वो क्या होने वाला है, तब तो वॉइड ही होने वाला है। फिर मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया, आज भी बताया और लिखवाया भी, यही चीज़ हुई है कि अगर सपोज कीजिए किसी पार्टी ने प्ली ही नहीं ली रेस जुडिकाटा की, सब फर्स्ट सूट आया, सब्सिक्वेंट सूट आया, सब्सिक्वेंट में किसी ने बोला ही नहीं, रेज ही नहीं किया कि बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, तो कोर्ट को तो नहीं सपना आएगा कि बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, कोर्ट ने वो डिसाइड कर दिया। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो पार्टीज तो क्या कर रही थी, स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स, जो कि पार्टी की गलती है, अब कोर्ट तो नहीं भुगतेगा इसका। तो अब जो सेकंड वाली डिक्री है दैट विल बी बाइंडिंग ऑन पार्टीज, क्योंकि उन्होंने प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा रेज नहीं किया। ये चीज कल भी बताई थी, अभी भी। वॉइड तब होगी जब प्ली रेज किया और डिसाइड हो गया, प्ली उसकी फेवर में डिसाइड हो गया, देन वॉइड होगी अगर फिर भी आप ट्राई कर रहे हो। जब ट्राई कर सकते हो बार्ड समझ रहे हो ना आपकी क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। बार्ड तो तब होगा ना जब प्ली लिया है रेस जुडिकाटा की और प्रूफ कर दिया। जब प्ली ही नहीं ले रहे हो तो फिर तो कोर्ट बार्ड ही नहीं है उस सिचुएशन में। ठीक है, तो आगे लिखिए इसमें, इफ ए डिड नॉट रेज ऑब्जेक्शन
नाइदर बी ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट। बी को क्या पड़ी है वो नहीं बताएगा कोर्ट को, वो तो सूट खुद ही ला रहा है। ना ए ने ऑब्जेक्शन लिया ना बी ने कोर्ट को बताया, तो क्या होगा इसमें लिखना, कोर्ट विल, ये बताई थी कल जो चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ, कोर्ट विल कंटिन्यू टू ट्राई एंड इट विल पास द डिक्री। कोर्ट ट्रायल भी कंटिन्यू रखेगा और डिक्री भी क्या करेगा, पास करेगा। इट विल पास द डिक्री ऑन द सेम मैटर, सेम मैटर ब्रैकेट्स में लिख देना, सेकंड टाइम या सेकंड सूट, सेम ही मैटर है, दोबारा से डिक्री पास कर दिया। नाउ अब क्या होगा, ऑन दी सेम मैटर, सेम पार्टीज, सेम टाइटल एटसेट्रा। हमारे पास क्या है, दो डिक्रीज हैं। नाउ सेम टाइटल सेम सब कुछ, भले ही रेजिडिकाटा का फुलफिल हो रही है कंडीशंस, वी हैव टू डिक्रीज, टू डिक्रीज आर देयर, दैट इज फर्स्ट डिक्री, फर्स्ट डिक्री इन फॉर्मर सूट, सेकेंड डिक्री इन सब्सिक्वेंट सूट। इसमें लिखना नोट, देयरफॉर इट इज द parties, therefore it is the parties who will bring defect in the notice of court। साथ में लिखना सेकंड कोर्ट, सेकंड या सब्सिक्वेंट लिखना, सेकंड अच्छा नहीं लगता, सब्सिक्वेंट कोर्ट is incompetent to try when it is proved, when it is proved in the subsequent court that res judicata will apply। प्रूव करना पड़ेगा आपको, प्ली भी लेनी पड़ेगी, प्रूव भी करना पड़ेगा, प्रूव नहीं किया तो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी थोड़ा ना बार्ड है वहाँ पे। इसमें लिखना स्टार बना के, नोट में लिखना स्टार बना के, इफ नो ऑब्जेक्शन रेज्ड एट ऑल, नो ऑब्जेक्शन रेज्ड एट ऑल, देयर विल बी टू डिक्रीज, बोथ डिक्रीज क्या हो जाएगी, वैलिड। दो डिक्री हैं, दोनों की दोनों वैलिड है, क्योंकि पहले वाले में भी कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, दूसरे वाले में भी कोर्ट क्या है, कॉम्पिटेंट। उसकी कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी उससे छीनी नहीं गई है, वहां पे बार नहीं लगा है, तो दोनों डिक्री वैलिड है, बट दोनों सस्टेन थोड़ा ना कर सकती है। इसमें लिखना बट ओनली सेकेंड डिक्री विल बी बाइंडिंग। सेकेंड डिक्री क्यों बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे, रीजन क्या है इसका, जो कोर्ट है इट इज देयर फॉर हेल्पिंग दी पार्टीज, कौन सी पार्टीज, विजिलेंट पार्टीज, बट नॉट टू दी पार्टीज जो कि स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स है, उनकी हेल्प नहीं करेगा कोर्ट, तो सेकंड वाली बाइंडिंग हो रही है पार्टीज पे, ठीक है। इसमें लिखना हाँ जी, अरे डिक्री को छोड़ दो, अभी इस टॉपिक को करो, वो बाद में पूछना ना आप जाते हुए नहीं 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 नहीं, ये चीज़ें मत लिखो।
ठीक है, लिखना है वैसे क्या कि 2 डिग्री आ रही है उसमें। हाँ, वो पूछना नहीं चाह रहा ना आपसे ये चीज़ वहाँ पे। वो तो पूछना आपसे वही चाह रहा है डिक्रीज वाले टॉपिक में से। तो बहुत ज़्यादा लिखोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। एक आधी लाइन में लिखना है तो लिख दो कि यहाँ पे 2 डिग्री हो सकती है ऐसे सिचुएशन में और ये वैलिड हो सकती है, ठीक है। बट एक ही सस्टेन कर रही है, यहाँ पे लिखिए। क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना, कैन कोर्ट सुओ मोटो डू सो। इसमें लिखना, रेस जुडिकाटा इज अ वेरी टेक्निकल प्ली एंड बिलीव मी, इन एक्चुअल इट इज़ वेरी टेक्निकल प्ली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम क्रैम भी कर लेते हैं, तो कुछ है नहीं है इसमें। जब आप कल को एज अ सिविल जज बनोगे, आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, पार्टीज एप्लीकेशन लगा रही है, रेस जुडिकाटा, डिसाइड नहीं कर पाओगे अगर ढंग से टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। और ऐसे ऐसे पॉइंट वकील लेके आएंगे आपके पास कि ऊपर से निकल जाएंगे फिर वो सारे, नहीं तो ये बहुत टेक्निकल प्ली है जब इसको प्रूव करने की बात आती है, वेरी टेक्निकल प्ली। इसमें लिखिए, इस प्ली का बर्डन ऑफ प्रूफ लिखना, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन पार्टी, ब्रैकेट्स में लिख लेना डिफेंडेंट जनरली। बर्डन ऑफ प्रूफ है पार्टी के ऊपर, डिफेंडेंट प्रूफ करेगा उस चीज को। देयरफॉर कोर्ट पर से इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई द सेकेंड सूट ऑब्लिक इशू। Interested parties has to raise interested parties has to raise the objection of res judicata, objection of res judicata. If not raised or not proved, रेज करना ही काफ़ी नहीं है, प्रूव भी करना पड़ेगा। कोर्ट would not be incompetent to try, कोर्ट इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाएगा। therefore court cannot suo moto, court cannot suo moto do so, पार्टीज को ही प्ली लेनी पड़ेगी, खुद से कोर्ट ये नहीं कर पाएगा कि मैं खुद से रेज कर रहा हूँ कि ये तो रेस जुडिकाटा से बार्ड है, ये वो ऐसी चीज़ें आप नहीं करोगे। आप ही की तो जुरिस्डिक्शन बार हो रही है वहाँ से, ठीक है, तो पार्टी प्ली लेगी। नाउ क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना, सपोज, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपसे बेसिकली प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सपोज सेकंड डिक्री इज पास्ड इन सेकंड केस, जो सब्सिक्वेंट वाला केस है उसमें डिक्री पास हो गई। ऑब्जेक्शन रेज्ड नाउ, ब्रैकेट्स में लिखना, दैट इज इन एपिलेट स्टेज। पहले बात तो ये देखो, जो रेस जुडिकाटा है वो ट्रायल को बार कर रहा है। इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप जो ऑब्जेक्शन ले रहे हो वो क्या लेने हैं आपको, एज सुन एज पॉसिबल। ये नहीं कि पहले सोते रहे और आप एपिलेट स्टेज पे ऑब्जेक्शन लेके आ रहे हो कि ये तो बार्ड बाय रेस जुडिकाटा था। बट हाँ, अगर आप कोर्ट के सामने प्रूव कर देते हो, एपिलेट कोर्ट के सामने प्रूव कर देते हो कि पहले मेरे पास ग्राउंड्स नहीं थे, या पहले मैं मुझे कोई भी ये सरकमस्टांसिस थे, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हो रही है कि मैं अभी लेके आ पाया हूँ उस एपिलेट स्टेज पे
रेस जुडिकाटा की प्ली को पहले मैं नहीं ला पाया था इसलिए। तो अगर वो एक्सेप्शनल सरकमस्टांस प्रूव कर देते तो कोर्ट सुन लेगा आपको उसके ऊपर। अगर कोर्ट परमिट कर देता है कोर्ट सुनेगा, और अगर ऑब्वियसली सुन लिया तो फिर क्या करेगा, वो रेस जुडिकाटा डिसाइड करेगा। डिसाइड कर दिया तो दो सिचुएशन होगी, या तो वो बार्ड बाय रेस जुडिकाटा होगा या तो नहीं होगा। अगर आपकी फेवर में एप्लीकेशन डिसाइड हो रही है तो ये जो डिक्री सेकंड वाले केस में आई थी वो वॉइड हो जाएगी फिर उस सिचुएशन में, अगर एपिलेट कोर्ट ने भी कर दिया उस चीज़ को। बट इन जनरल एपिलेट कोर्ट कभी भी नहीं लेगा अपील की स्टेज पे रेस जुडिकाटा की आपकी प्ली, क्योंकि वो आनी चाहिए अर्ली स्टेज पे। बट एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो एक्सेप्ट की जा सकती है। अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया कि क्या एपिलेट कोर्ट एपिलेट स्टेज पे फॉर द फर्स्ट टाइम आप लगा सकते हो, मेंस में तो आप लिख पाओगे बहुत कुछ, फर्स्ट टाइम एपिलेट स्टेज पे क्या आप प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा रेज कर सकते हो, तो आंसर नो ही आने वाला है उसका। बट एक्सेप्शनल सिचुएशन में कर सकते हैं, वो आपसे जनरल रूल पूछ रहा है, एक्सेप्शन नहीं पूछ रहा वहां पे। बट अगर उसने ऐसे लिख दिया कि फर्स्ट टाइम एपिलेट स्टेज पे प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा लिया गया और कोर्ट ने वो डिसाइड कर दिया, इट मीन्स कि कोर्ट ने एडमिट कर लिया ना उस चीज़ को कि हाँ ठीक है एक्सेप्शनल सिचुएशन है, डिसाइड कर दिया कि जो ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया है सूट इट वाज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, तो क्या होगा, तब वो डिक्री वॉइड हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की कोर्ट कह रही है ना उस सिचुएशन में। इसमें लिखिए नाउ, इस साइड पे लिख देना यहाँ पे एपिलेट स्टेज, ये जो लिखा है ना हमने, ओनली इन एक्सेप्शनल situations as appellate court generally does not allow such plea at appellate stage, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। generally does not allow such plea at appellate stage। तो अगर उसने if permitted तब उसको सुनना पड़ेगा कोर्ट को, कोर्ट विल हियर ऑन रेस जुडिकाटा। इफ प्रूव्ड, सुन तो लिया कोर्ट ने, अगर आपने ये चीज़ प्रूव कर दिया तब क्या हो जाएगा, सेकेंड डिक्री will become void, second decree will become void। नोट में लिखना है इसके बाद। कल समझा दिया था सारा, उसी को लिखवा रहा हूँ अभी। तो ये सारी देखो रेस जुडिकाटा में बहुत स्लो स्लो ही करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। जितने अब जैसे आज हम सिर्फ किस चीज़ को लिख पा रहे हैं अभी तक, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू, इतने पे ही तो पहुंचे हैं हम। अभी ये आज ये खत्म हो जाएगा पूरा, फिर कल की क्लास में जो आगे लिखा हुआ है डायरेक्टली सब्सटेंशियली मैटर इन इशू टाइटल, वो एक एक करके फिर हम स्टेप्स लेंगे। और जितने भी हैं अब समझाने को तो मैंने समझा दिया ना कि क्या होता है डायरेक्टली सब्सटेंशियली, बट उसको लिखते हुए विद एग्जाम्पल हम समझते जाएंगे और ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। लिखने का काम ज़्यादा है, आप एग्जाम में इतना नहीं लिख पाओगे, बट अगर कुछ टेक्निकल पूछ लिया जाता है फिर फंस जाओगे हमेशा रेस जुडिकाटा। मैंने आपको पहली क्लास में कह दिया था इस टॉपिक को एक दिन में भी मैं ख़त्म करवा सकता हूँ, और लगाने को महीना भी लगा लो इस पर, बट हम फिर भी टाइम पीरियड को भी ध्यान में रखते हुए 10 से 15 क्लासेस में रेस जुडिकाटा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 1% प्रॉब्लम रहेगी नहीं इसमें आपको। प्री के भी बहुत क्वेश्चंस मेंस में, अगर दिल्ली का पेपर देना कभी, मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा दूर दूर तक नहीं आप कर पाओगे उसको अदरवाइज, बट जब समझ लोगे टेक्निकली फिर आप उसको बहुत आसानी से कर पाओगे। आपने अगर सोचो यही चीज़ नहीं पढ़ी होती कि वो सेकंड सूट बार्ड अगर उसने प्ली नहीं लिया ये वो, तो हमारे लिए तो वो भी मुश्किल होता। बट अगर अब आपसे ऐसे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पार्टी ने प्ली नहीं ली, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, बताओ अब क्या होगा उस डिक्री का, कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया, अब तो आपके लिए वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही होते हैं, बस इतना सा होता है हमने पढ़ा हुआ है तो सिंपल है, नहीं पढ़ा हुआ उसको तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द रीजन कि इसमें तो डिटेल में जितने पेपर में सीपीसी में आने वाले क्वेश्चंस हैं ना वो सारे डिटेल में ही करेंगे। हमने डिक्री पढ़ा डिटेल में, फॉरेन जजमेंट पढ़ा डिटेल में, ऑर्डर 1 की कुछ चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी, और ऑर्डर 2 हमने डिटेल में पढ़ा, ऑर्डर 2 खास करके। तो ऐसे ही आगे की जैसे हम 7-11 पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, जो आपको बार बार कह रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे उसके। और इनमें से 100% क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में।
मतलब अगर एग्जाम में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं सीपीसी में से 80 मार्क्स का, अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, तो 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वो आएंगे जो हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं टॉपिक को। तो उसमें आपका हाथ चलेगा, बहुत कुछ होगा लिखने का, लिखने के लिए, बट वो भी फिर टाइम को ध्यान में रख लेना, ये नहीं कि लिखी जा रहे हो लिखी जा रहे हो। कट शॉट तो आपको करना पड़ेगा। प्रोपोजिशन आती है तो लॉटरी है आपकी। ठीक है, लॉटरी इसलिए क्योंकि आपके तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, बट बहुत से बच्चों के उसमें कट भी जाएंगे मार्क्स, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग की क्लास में आपको बोला कि इस टॉपिक में सिर्फ पेशेंस बना लेना, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दिस टॉपिक। अगर ऊपर ऊपर से करोगे तो ये चीज़ें आपको थ्रू आउट इरिटेट करेंगी, और फिर आपको सीपीसी से दिल हट जाता है। बच्चे कहते हैं अरे सीपीसी पसंद नहीं आता, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, यही तो बोलते हैं ना हम। आपका फेवरेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारी फेवरेट अक्सर वो चीज़ होती है जो बाकियों को नहीं आती होती, और हमें उसमें एज होता है। तो वो इसीलिए फेवरेट बनती होती है। लास्ट जिन्होंने किया हुआ है सीपीसी उनको पता है कि हमने एक एक चीज़ डिटेल में की थी। ठीक है, इसमें लिखिए। हाँ जी, डाउट है सर, परफॉर्मर डिफेंडेंट या फिर कोई और थर्ड पर्सन प्ली ले सकता है रेस जुडिकाटा के लिए? पार्टी होना चाहिए बस, वो कोई भी हो, चाहे परफॉर्मर क्यों नहीं है, पार्टी अगर वो है और सेम पार्टीज है, बाकी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ले सकता है कोई भी प्ली। एक और डाउट है गुरकिरत का, आई थिंक इफ थर्ड पार्टी, अच्छा उसका आंसर किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है बिल्कुल ठीक है, चलिए इसमें लिखिए। रेस जुडिकाटा will apply if in the subsequent court the objection of res judicata is raised. Objection of res judicata is raised, and the elements of section 11, एलिमेंट्स मतलब वो कंडीशंस की बात हो रही है जो हमने आज भी लिखी कल भी लिखी थी। ठीक है, 11 आर प्रूव्ड बाय द पार्टी। एलिमेंट्स भी प्रूव किए, प्ली भी लिया, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में लिख रहे इसी नोट में, द मोमेंट, ये पूरे का क्रक्स लिख रहे हैं एक तरह से हम, द मोमेंट ही प्रूव्स, ही मतलब पार्टी की बात हो रही है जिसने प्ली लिया था, प्रूव्स सेक्शन 11 सीपीसी, जैसे ही उसने प्रूव किया तो क्या हो जाएगा, द सब्सिक्वेंट कोर्ट बिकम्स, क्या बन जाएगी सब्सिक्वेंट वाली कोर्ट? इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट, एंड इफ देयर आफ्टर also decree is passed in the subsequent suit, फिर भी डिक्री पास कर दिया, तब डिक्री क्या होने वाली है? दैट डिक्री विल बी void per se या void ab initio. however however if the interested party does not raise objection in the subsequent suit, and therefore res judicata is not proved, ना तो प्ली रेज किया और रेस जुडिकाटा प्रूव नहीं हुआ, एंड देन इफ subsequent court passes the decree, subsequent court passes the decree, that decree will be, क्या होने वाली है, valid,
and applicable as against the फर्स्ट डिग्री, यानी कि प्रिवेल कर जाएगी फर्स्ट डिग्री के ऊपर। इस चीज़ के लिए मैं रीज़न लिखवा रहा हूँ कि क्यों वो प्रिवेल कर रही है। रीज़न लिखिए, लॉ डज नॉट सपोर्ट, लॉ डज नॉट सपोर्ट द पर्सन who sleep over his rights. One must be active या vigilant for his rights. One must be active or vigilant for his rights. ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। देखो अभी हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है, नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू। बस ये जितने भी आज पेजेस आपने लिखे हैं इसके ऊपर लिखे हैं। अब इसमें से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, एक एक चीज़ हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा ही पढ़ लिया, उससे भी ज़्यादा पढ़ लिया, और ज़रूरी भी है। रेस जुडिकाटा तो एटलीस्ट ज़रूरी है, भले ही प्रीलिम्स में फिर भी ना पूछा जाए, मेंस में फिर भी ना पूछा जाए, बट अगर गलती से इंटरव्यू में फंस गए ना इस वाले सेक्शन के ऊपर, फिर फंस जाओगे बुरी तरह से। तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम आगे के क्या है, आगे एसेंशियल्स ही तो हैं। हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ आ रही है, दो कोट होती हैं हमारे पास, एक फॉर्मर कोट होगी, एक सब्सिक्वेंट वाली कोट होगी। फॉर्मर में जिसमें पहला सूट डाला गया, सब्सिक्वेंट मतलब जिसमें नया सूट आ रहा है हमारे पास। सब्सिक्वेंट वाले सूट यानी कि सब्सिक्वेंट वाले कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार किया जा रहा है, बट उसको बार करने के लिए वो 5 जो बाकी की एसेंशियल्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। इन टोटल 6 हो गई, 2 कोर्ट्स हम मान के चल रहे हैं, तो बाकी की कितनी रह गई, 5 एसेंशियल्स। वो 5 एसेंशियल्स अब एक एक करके हमें डिस्कस करनी है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इसमें 5 एसेंशियल में, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है वैसे, अगर यहाँ से हम देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली in issue has been directly and substantially in issue in the former suit between the same parties, between the this or litigating under the same title। यानी कि हमारे पास है सेम टाइटल, सेम पार्टीज, सेम टाइटल सेम पार्टीज, और एक है हमारे पास मैटर इन इशू। ये मैटर इन इशू कैसे होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। तो डायरेक्टली सब्सटेंशियली पे भी बाद में जाएंगे। अब मेरे को दो चीजें आपको एक साथ करवानी पड़ेगी, पहला सेम टाइटल, दूसरा मैटर इन इशू। यानी कि टाइटल क्या होता है और मैटर इन इशू क्या होता है, इसको कंबाइंड करके आपको करवाऊंगा क्योंकि एक दूसरे से रिलेट हो रही है। तो हमारी दो एसेंशियल एक तरह से खत्म हो जाएगी, एक क्लास में तो हो ही नहीं सकती, कल की भी जाएगी और पता नहीं परसों भी जाए तो जाए। बट ये उसके बाद आप टिप्स पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। क्यों, जब आपसे पूछा जाएगा प्रोपोजिशन देके और बोलेगा कि बताइए रेज़ का बार लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप पहचान ही नहीं पाओगे जब तक आपने ये डिटेल में नहीं की होगी चीज़ें। आप उसी से सोचिए, जो अभी हमने रेज़ का बार के बारे में समझा वो तो आपको टिप्स पे हो गई ना चीज़ की, हाँ ये 10 बारी रिवाइज करोगे वो बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी सारी चीज़ें। तो ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसको भी आपको इन डेप्थ ही पढ़ना पड़ेगा वैसे ही, तब प्रोपोजिशन सॉल्व होगी, नहीं तो नहीं होगी। तब आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उस पर रूल हमेशा। ठीक है, तो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पहले मैं बताऊंगा मैटर इन इशू क्या होता है। मैटर तो पता ही है, मैटर मतलब सब्जेक्ट मैटर। एक सिंपल सेंस में समझना इन दोनों चीज़ों को। मैं आपको एक टाइटल समझाने लगा हूँ, एक मैटर इन इशू समझाने लगा हूँ। लिखवाते हुए इसको डीपली लेके जाएंगे, बट अभी मीनिंग समझिए। टाइटल का मतलब होता है
हमारी लीगल कैपेसिटी, एक लाइन में अगर मुझे समझाना है, टाइटल का मतलब क्या हुआ, मेरी लीगल कैपेसिटी। ये बिल्डिंग है, अगर मैं इसका पोजेशन रिकवर करना चाहता हूँ तो मैं कहूंगा कि मैं ओनर हूँ इस बिल्डिंग का, तो मेरी लीगल कैपेसिटी क्या हुआ, ओनरशिप। मैं कहता हूँ कि आई एम दी लैंडलॉर्ड ऑफ दिस बिल्डिंग, मेरी लीगल कैपेसिटी क्या हुआ, लैंडलॉर्ड। मैं कहता हूँ आई एम दी मॉर्गेजी ऑफ दिस बिल्डिंग, मेरी लीगल कैपेसिटी क्या हुआ, मॉर्गेजी। मैं कहता हूँ आई एम दी ट्रस्टी ऑफ दिस बिल्डिंग, तो मेरे को पोजेशन दिया जाए, आई एम दी ट्रस्टी, मीन्स मेरी लीगल कैपेसिटी क्या हुआ कि ट्रस्टी हूं मैं। तो जिस बेसिस पे मैं उसको क्लेम कर रहा हूं उसको कहते हैं हमारा टाइटल। और हम यहाँ पे सेम टाइटल की बात कर रहे हैं, पुराने वाले में भी वही होना चाहिए, दूसरे वाले में भी सेम ही टाइटल होना चाहिए। तो एक चीज टाइटल तो समझ आ गया ना, ऊपर ऊपर से लीगल कैपेसिटी मेरी। दूसरा क्या है, मैटर इन इशू। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली बाद में देखेंगे, अभी हम कह रहे हैं मैटर इन इशू। मैं ये जो टाइटल क्लेम कर रहा हूं, यानी कि मेरी जो लीगल कैपेसिटी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, जिस चीज से मेरे को वो लीगल कैपेसिटी मिल रही है उसको हम कहेंगे मैटर इन इशू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आई एम दी लेसी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मुझे पोजेशन चाहिए, तो मैं लेसी कैसे बना, लीज डीड से। तो मेरी मैटर इन इशू क्या हो जाएगा कि ये जो लीज डीड है वो मुझे वो लीगल कैपेसिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूं आई एम दी ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब मैं ओनर कैसे हो सकता हूं, मैं ओनर हो सकता हूं या तो मैंने ये बिल्डिंग परचेज किया है, तो परचेज किया तो सामने वाले ने सेल किया है, सेल डीड होती है ना, परचेज डीड नाम की तो कोई चीज नहीं होती, सेल डीड ही हुआ। तो अगर मैं इसका ओनर बना हूं, ओनरशिप मेरा टाइटल हो गया, बट मैटर इन इशू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट सेल डीड विल बी द मैटर ऑफ इशू, मैटर इन इशू। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को ये प्रॉपर्टी मिली है सक्सेशन से, किसी एक्स को वो प्रॉपर्टी मिल रही है सक्सेशन से, परचेज नहीं किया, तो जो सक्सेशन से मिल रही है दैट सक्सेशन विल बी मैटर इन इशू। अगर वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी का ओनर मैं बनाऊं बाय वे ऑफ विल, तो वो विल जो होगी दैट विल बी मैटर इन इशू। प्रॉपर्टी मिली है मुझे गिफ्ट से, दैट विल बी मैटर इन इशू। टेनेंट को आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दे दिया हुआ है, तो वो लीगल कैपेसिटी उसकी टेनेंट हो जाएगा। लैंडलॉर्ड की साइड से देखोगे उसकी लीगल कैपेसिटी लैंडलॉर्ड की हो जाएगी, बट मैटर इन इशू देखोगे तो क्या होगा, रेंट एग्रीमेंट, टेनेंसी या लीज डीड जो भी होगी। तो ये दो चीजें इन शॉर्ट आपको मैंने बताई है कि मैटर इन इशू समझना जरूरी है, डिटेल में जाएंगे अभी इसके। और वो मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली कब कहा जाएगा, कोलिटरली कब कहा जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्टली वाला कवर होगा जो बेयर में लिखा हुआ है। तो ऊपर ऊपर से सेम पार्टिस को बाद में देखेंगे, अभी छोड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ दो ही चीजें ले रहे हैं यहाँ पे, सेम टाइटल। तो हम टाइटल समझ गए हैं ऊपर ऊपर से कि कैपेसिटी मेरी लीगल कैपेसिटी, और मैटर इन इशू मतलब जिस कारण से ये लीगल कैपेसिटी मैंने एक्वायर की है दैट विल बी मैटर इन इशू। ठीक है, इसमें लिख रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं इस टॉपिक के दोनों के। जैसे अब मैंने ये समझाया ना, ये चीज़ें मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं तो डिटेल में लिखवा रहा हूँ आपको। अपने बेयर में या कहीं पे भी ना एक वर्ड में लिख लेना, जैसे टाइटल जहाँ पे लिखा हुआ है ना, एरो बना के टाइटल को सर्कल किया, उसको एरो बना के लिख दिया लीगल कैपेसिटी। मैटर इन इशू जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा इकट्ठा तो मैटर इन इशू अलग से लिख दिया, और लिख दिया कि वो लीगल कैपेसिटी मैं कैसे एक्वायर कर रहा हूँ। अभी नहीं लिखना तो पहले समझ लेना, बाद में उसका क्रक्स बना लेना। क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना देखो क्या होता है, हर बारी आप ये पूरा नहीं पढ़ पाओगे, मैं इसमें 50 पेज से ज़्यादा लिखवा दूंगा आपको, सारे 50 पेजेस थोड़ा ना आप हर बारी पढ़ पाओगे उसके लिए। वो तो ठीक है, जब आपका एग्जाम 4 महीने के बाद है तब तो रिवाइज कर सकते हो उसको डिटेल में। कल एग्जाम है तो आज मैं रेस जुडिकाटा के 50 पेज तो नहीं पढ़ पाऊंगा ना, तब मुझे वही पढ़ना पड़ेगा जो बेयर में छोटी छोटी चीज़ें लिखी है। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए। इन रेस जुडिकाटा टू कोर्ट्स विल बी देयर। हमेशा रेस जुडिकाटा में क्या होगी हमारे पास, दो कोर्ट्स होने वाली हैं। पहली होगी, फर्स्ट कोर्ट को हम कहते हैं फॉर्मर कोर्ट, ये एक्सप्लेनेशन वन जब पढ़ेंगे ना डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। और दूसरी कोर्ट होती है हमारे पास सब्सिक्वेंट कोर्ट, फॉर्मर कोर्ट एंड सब्सिक्वेंट कोर्ट। रेस जुडिकाटा हम ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मर कोर्ट में टाइटल होगा वो भी टाइटल कहाँ होना चाहिए, सब्सिक्वेंट कोर्ट में होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए पार्टीज का। दूसरा हम कह रहे हैं पार्टीज, अगर यहाँ जो पार्टीज है वही पार्टीज क्या होनी चाहिए,
यहाँ पे होनी चाहिए। तीसरा हम कह रहे हैं मैटर इन इशू, जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली यहाँ पे है, वही मैटर इन इशू होगा डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। मैटर इन इशू को MII लिख दिया, आप फुल लिख लेना उसको। जो टर्म यूज किया हुआ है ना उसने, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, वो फर्स्ट कोर्ट के लिए यूज कर रहा है। यानी कि फॉर्मर कोर्ट मैटर हैज बिन, लास्ट में लिखा हुआ है ना हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, तो वो पहले वाली फॉर्मर कोर्ट वाला, अभी वाला तो पेंडिंग ही है मैटर हमारे पास, वो तो हर्ड है ही नहीं है, फाइनली डिसाइड ही नहीं हुआ है। तो वो टर्म फर्स्ट के लिए है, जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब इसको भी डिटेल में देखेंगे क्यों ये फर्स्ट के लिए है। फिर लास्ट लिखिए कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट। जो कोर्ट की बात कर रहे हैं ना कॉम्पिटेंसी की, ये भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। भले ही वो सब्सिक्वेंट सूट की बात कर रहा है, बट वहां पे रेफर कर रहा है वो फॉर्मर वाली कोर्ट को। वो कह रहा है जो फॉर्मर वाली कोर्ट जब लिखा हुआ है ना वहां पे, वो लिखा कि जो फॉर्मर वाली कोर्ट है वो सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट थी उस टाइम पे, ये चीज कह रहा है वो वहां पे। डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए लिख के रख लो कि ये जो है वो सेम टाइटल होना चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए, मैटर इन इशू डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए दोनों में। बट जो ये कॉम्पिटेंसी फाइनली हर्ड की बात कर रहा है, ये फर्स्ट कोर्ट की बात कर रहा है। जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना इसके साथ और लिखेंगे इस टॉपिक को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। या इनमें इसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड वाली कोर्ट तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो कॉम्पिटेंट है तभी तो मैं उसमें सूट डाल रहा हूँ सेकंड वाला। और फाइनली तो वो डिसाइड ही नहीं हुआ सेकंड वाले में, पेंडिंग है, तभी तो मैं उसको बार करवा रहा हूँ रेस जुडिकाटा से। इसमें लिखिए सबसे पहला टॉपिक अब मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ एलिमेंट्स में से। एलिमेंट्स मतलब जो ऐसे हेडिंग बनानी तो लिख लेना, इन डिटेल, इन डिटेल एलिमेंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा, पूरा लिख देना आप। हम्म? वो आपने ऊपर ऊपर से पॉइंटर्स लिखे हैं ना हमने रेस, अब इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जो 6 पॉइंट हमने लिखे थे ना, 2 सूट होने चाहिए, ये वो एक एक को कम से कम एक एक दो दो क्लासेस में डिस्कस करना है हमने। कोई नहीं फर्क पड़ता, अच्छे से हो जाएगा आपका टॉपिक ये, ठीक है। और वैसे भी वी हैव सफिशिएंट टाइम। ज़्यादा लिख लिया, अच्छा। चलो ये तो 2 क्लासेस जानी है इस पे। हेडिंग नहीं, हेडिंग तो एक लाइन में ही ख़त्म हो जाएगी, बट उसको समझाने में लिखवाने में एग्जाम्पल्स के साथ वो तो आप समझ लो। जितना अभी हमने वो किया ना नो कोड शेल ट्राई, उतना उससे ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 एसेंशियल्स लेके चल रहे हैं हम। हाँ, हाँ, पर एसेंशियल केसेस प्रोपोजिशन यही करवा दूंगा, जो भी क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में कोई और टॉपिक CPC में आपको नहीं लेके जाऊंगा जितना इसके ऊपर मैं लेके जाता होता हूँ, ठीक है। ताकि आपको ये आपको मैं बता देता हूँ, ये प्ली आपके पास आने वाली है बहुत ज़्यादा। जब कोर्ट में एज अ जज काम करोगे तो ये आने वाली है, तब याद करोगे कि अच्छी बात है कि तब डिटेल में पढ़ लिया था। नहीं तो वो ग्रंथ जब पढ़ने पड़ते हैं ना, रातें खराब हो जाती हैं उसमें, खुद से पढ़ना इज एज एन एडवोकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होगा तभी तो बता पाओगे। और ये भी मैं आपको श्योरिटी बताता हूँ, अगर सिविल जज की कोर्ट में ये चीज़ें गा रहे होगा ना, आधी चीज़ें तो उसको भी नहीं पता होगी, क्योंकि डिटेल में पढ़ा ही नहीं होता ना हमने। हाँ, स्टडी कर लिया तो हो सकता है पता हो, अदरवाइज मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखिए फर्स्ट, हम इसमें लिख रहे हैं टाइटल एंड मैटर इन इशू। ये मैंने आपको बताया ना, ये 2 टॉपिक मैं आपको कंबाइन करके करवा रहा हूँ, टाइटल एंड मैटर इन इशू। कल की क्लास में यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, बीच में फ्लो टूट जाएगा। समझा तो मैंने आपको दिया ऊपर ऊपर से, अब कल इसको लिखते हुए एक एक एग्जाम्पल के साथ फिर इसको डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है। कल ख़त्म नहीं होगा बट ये, क्योंकि आप सपोज करो टाइटल हमने समझ भी लिया, फिर हम किस पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे मैटर इन इशू पे। मैटर इन इशू भी ख़त्म हो गया, फिर किस पे जाएंगे, डायरेक्टली सब्सटेंशियली। डायरेक्टली सब्सटेंशियली समझ लिया, फिर इंसिडेंटल और कोलिटरल के ऊपर जाना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो ये समझ के चलिए कि ये जो पूरा फ्राइडे तक की क्लासेस है, 3 क्लासेस अब इसके ऊपर चलने वाली हैं।
बट ये इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है, अच्छे से समझ लेना, आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्ट टेक्निकल भी यही वाला पार्ट है, ठीक है। आप देखो अभी मैंने आपको करवाया भी नहीं है ये चीज़, वैसे आपके सामने अगर मैं एक एग्जांपल रखूं, सपोज करो ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ये है सूट 1। ए ने बी के ऊपर एक और सूट फाइल किया, ये है सूट 2, ठीक है। ये सूट जो है वो डिसाइडेड है, कंप्लीट हो चुका है। दिस सेकंड सूट इज पेंडिंग। सारे देख लो एक बारी ध्यान से और आप आंसर करोगे जिससे मैं पूछूंगा, ठीक है। फर्स्ट सूट डिसाइड हो चुका है, सेकंड सूट उसने पेंडिंग है जो उसके ऊपर फाइल किया। फर्स्ट वाले सूट में वो कह रहा था कि सूट किसके लिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए सूट फाइल कर रहा है यहाँ पे वो, और सेकंड वाला भी वो रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए ही कर रहा है। यहाँ पे उसने बोला था आई एम द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई एम द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मैंने इसको लीज पे दी थी ये प्रॉपर्टी, और उसका वो लीज डीड को बेचारा प्रूव नहीं कर पाया। मैटर इन इशू किया था लीज डीड, वो उसको प्रूव नहीं कर पाया, प्रूव नहीं कर पाया। दिस सूट इज डिसमिस्ड, उसका सूट डिसमिस हो गया। ए दोबारा से सूट डाल रहा है बी के ऊपर, नाउ ही इज क्लेमिंग टाइटल, वो कहता है आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी और आप हो ट्रेसपासर। इफ यू आर नॉट द टेनेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी देन यू आर ट्रेसपासर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ और ये प्रॉपर्टी मैंने सेल से खरीदी थी, उसने मुझे सेल किया था किसी ने, या सक्सेशन से आई थी मेरे पास, तो आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब सेल से आई थी तो सेल डीड प्रूफ करेगा, सक्सेशन से थी तो सक्सेशन प्रूफ करेगा वहां पे वो। अब आप बताइए क्या ये जो सेकंड सूट है इज इट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा? रीजन, टाइटल ही अलग कैपेसिटी हो गई ना, यहाँ पे वो लैंडलॉर्ड था और लीज डीड की बात कर रहा है, मैटर इन इशू लीज डीड था। यहाँ पे वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, मैटर इन इशू सेल डीड वगैरह है। तो मैटर इन इशू को ना भी देखे तो सेम टाइटल ही नहीं है, पहली बात तो। अभी हमने टॉपिक भी नहीं किया और आप उस चीज को जज कर पा रहे हो कि रेस जुडिकाटा नहीं जब कर लेंगे तब तो फिर किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए डिटेल में जाना जरूरी है, ठीक है। कल कंटिन्यू करते हैं इतना, बट सीपीसी जितना भी चल रहा है ना डे टू डे उसको रिवाइज करते रहना। जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ घर जाके इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको पूरे को रिवाइज करके आओ, फिर अगली क्लास में बैठो तब समझ आएगा। नहीं तो आपको लिखवाया भी है प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इज़ वेरी टेक्निकल प्ली, वो टेक्निकल इसीलिए क्योंकि अभी इसकी इन डेप्थ हम जब जाएंगे तो आप देखोगे कि सच में ही टेक्निकल है, तो वो डेली टू डेली रिवाइज करना उसको जरूरी है। कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं।